झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाजें निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया। धीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पैर पछाड़ना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। धीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता और माधव इतना कमजोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता और इसीलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती थी। अगर घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज हो तो उनको कसम थी बाहर काम करने की। जब 2-4 फाके हो जाते तो धीसू पैर पर चढ़कर लकड़ियां काट ले आता और माधव बाजार में जाकर बेच देता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते रहते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से मिलकर एक का काम कराना होता। दोनों अगर साधु होते तो और कुछ बात होती, लेकिन यह तो इनकी प्रकृति थी। बड़ा ही विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के बर्तन के सिवाय कोई भी संपत्ति नहीं थी। फटे हुए चिथड़ों से अपनी नग्नता ढाके हुए जाते रहते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, लेकिन मगर कोई गम नहीं। दिन इतने अच्छे थे कि वसूली की कोई उम्मीद ना होते हुए भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज जरूर दे देते थे। मटर और आलू की फसलों के दिनों में दूसरों के खेतों से मटर और आलू उखाड़ उखाड़ कर भून लाते और उनसे अपना पेट भरते रहते। 10-5 गन्ने उखाड़ लाते और रात भर चूसते रहते। धीसू ने तो अपनी इसी प्रवृत्ति से 60 की उम्र पार कर दी थी। माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था और इसी वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। धीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था और माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और दोनों का बड़ा ध्यान रखती थी। लेकिन जब से वह आई ये दोनों और आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने के लिए बुलाता तो निर्मर्याज भाव से दुगनी रकम मांगते और वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि यह मर जाए तो आराम से सोएं। धीसू ने आलू निकालते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। लेकिन माधव को तो भय था कि वह कोठरी में गया तो धीसू आलू का बड़ा भाग चट कर लेगा। बोला, मुझे तो वहां जाते डर लगता है। डर? डर किस बात का? मैं तो यहाँ ही हूं। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मिली थी तो मैं उसके पास से 3 दिन तक हिला भी नहीं था। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं? वह मेरी बहू है जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं? उसे तो तन की भी सूद ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुल के हाथ पैर भी सही से पटक ना पाएगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं, कल वही बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए घर में कभी कुछ ना था, लेकिन भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत
उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा सिंपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। हम तो कहेंगे रीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति नहीं थी कि बैठकबाजों की नीति और उनके नियमों का पालन करता। इसीलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे,